अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 22 अप्रैल 2025 की और मंगल के दिन की दोपहर है। जबकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ अफ्रीका और मशरक़ वस्ता, जहां में आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, वहां पर अब बुध और 23 अप्रैल 2025 की सुबह हो रही है। जो स्टोरी और जो फैक्ट एनालिसिस में आपके सामने रख रहा हूं, उसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के खत्ते से है, जहां अब से बहुत घंटे पहले मंगल के दिन दोपहर को इंडियन कंट्रोल्ड एंड ऑक्युपाइड कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दों ने पहलगाम जो वैली है उसके करीब बेसरान वैली में जो टूरिस्ट हैं सिविल, उनके ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतें हुई हैं। अब तक का जो लास्ट अपडेटेड फिगर जिसे बरतानवी अखबार गार्डियन ने पब्लिश किया है वो 28 बताया जाता है, लेकिन खतरा यह है कि इन हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस हवाले से अखबारों की बहुत सी जो हेडलाइंस हैं, चूंकि मैं कंप्यूटर के ऊपर इस वक्त मैं कर रहा हूं अपने लैपटॉप पे, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये हेडलाइंस दिखाने की कोशिश में अभी करता हूं। चंद लम्हों में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अब से सिर्फ 3-4 घंटे पहले, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल मीडिया इसको रजिस्टर कर रहा है, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी की वेबसाइट ने अब से 3-4 घंटे पहले 5 का फिगर पब्लिश किया था। अब इस वक्त बीबीसी की साइट उसे 20 का फिगर कह रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स कोई तकरीबन 30-40 मिनट पहले, मेरे बोलने से पहले, उसने तकरीबन इसमें 24 का फिगर कोट किया है कि 24 हलाकतें हुई हैं। जबकि गार्डियन अखबार ने आधा घंटा पहले 28 कहा है कि एटलीस्ट डेथ्स हुई हैं। इसका मतलब है कि ये डेथ्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और जो स्टेट है जम्मू और कश्मीर, वहां के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हाल ही के यानी रिसेंट ईयर्स में होने वाला ये दहशतगर्दी का जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इतनी अपनी नौयत का वाकया है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वक्त, इस खत्ते के हालात क्या है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, हिंदुस्तान, यूरोप, चीन, रूस के हवाले से, और जिन हालात के अंदर हुआ है। फॉर इंस्टेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपनी हिंदुस्तानी ओरिजिन वाइफ उषा वांस के साथ इस वक्त 4 दिन के दौरे पे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जहां मंडे के दिन ही आते ही उन्होंने पहले दिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने एक मुलाकात की। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे में सऊदी अरब में जद्दा में मौजूद थे, जहां उनके लैंड करने के चंद घंटों के अंदर अंदर ये वाकया हुआ। ये भी इसका इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपना ट्रिप कट शॉर्ट कर रहे हैं, 2 दिन की ट्रिप को वो खत्म कर रहे हैं, और अभी ट्यूसडे की शाम को ही वो फ्लाइट कैच कर रहे हैं सऊदी अरब से, जद्दा से बैक टू इंडिया, और वेडनेसडे मॉर्निंग में वो दिल्ली के अंदर मौजूद होंगे। और उनके इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो पहले ही श्रीनगर पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान की फौज और उसके दस्ते भी जो है वो इस इलाके में रश कर रहे हैं। और मोदी ने कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस को इस हवाले से ब्रीफ भी किया है। और सऊदी अरब से उनकी स्टेटमेंट ये सामने आई है कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, परपिट्रेटर्स, उनको करार वाकई तौर पर डील किया जाएगा, उन्हें स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब सवाल है कि वो परपिट्रेटर्स कौन है जो इस हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो कुछ हो रहा है उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इन तमाम चीजों की तरफ, इसके फैक्ट्स, इसके ऊपर रिएक्शन, रद्द अमल की तरफ मैं चलने से पहले आपको रिमाइंड करवाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, एक मीनिंगफुल डिस्कोर्स के लिए, एक इन्फॉर्म्ड मीनिंगफुल डिस्कोर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके तमाम नोटिफिकेशंस खोलें, खास करके जो यूट्यूब नोटिफिकेशंस हैं, ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें। इससे हमारी जो महबूब इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इस चैनल की रीच को डिस्टर्ब करने के लिए, रोकने के लिए, इसके एल्गोरिदम को डिस्टर्ब करने के लिए वो हर वक्त साजिश करते रहते हैं 24 घंटे। तो आपकी, अगर आप ये सबको ज्वाइन करेंगे, इस चैनल को डिस्कस करेंगे, इसके ऑल नोटिफिकेशंस खोलेंगे, इसे शेयर करेंगे, इसमें लाइक्स करेंगे, तो हमारी महबूब इंटेलिजेंस एजेंसी की जो 24 घंटे 7 डेज अ वीक की साजिशें हैं इस चैनल के खिलाफ, उनका मद्दावा, उनका रास्ता रोकने में किसी हद तक हमें मदद मिल सकती है। अब हम पहले फैक्ट्स को देखें कि ये जो दहशतगर्दों का हमला हुआ है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, द इंडियन कंट्रोल कश्मीर, इसके बुनियादी फैक्ट्स जो है वो क्या है। मंगल के दिन बताया जाता है कि दिन के 2:30 बजे के करीब बेसरान एक वैली है, इफ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, बेसरान वैली, जो पहलगाम का जो मेन एरिया है। मैं गया हूं पहलगाम में 1988-89 में, मैंने कुछ दिन वहां पे गुजारे थे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 2 मुकामात हैं जो बहुत ज्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्शन के हैं, जो पहाड़ियों के ऊपर हैं, बहुत दूर हैं, इजीली एक्सेसिबल नहीं है। एक पहलगाम है, दूसरा गुलमर्ग है। गुलमर्ग इज द वैली ऑफ फ्लावर्स
पहलगाम का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने वहां पर भी गुजारा हुआ है वक्त कुछ थोड़ा सा। और ये पहलगाम के करीब बेसरान वैली में कहते हैं कि दरख्तों के अंदर से ये दहशतगर्द जो हैं ये अपीयर हुए, और इन्होंने टूरिस्ट के ऊपर फायर ऑटोमेटिक वेपन्स के जरिए खोल दिया। ये बेसरान का जो इलाका है पहलगाम में, इसमें जाने के लिए गाड़ियां नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। बताया जा रहा है एज पर द न्यूज पेपर्स जो कोट किया गया है कि यहाँ आप या तो पैदल जाते हैं ऑन फुट, या आप पोनी के जरिए, या आप घोड़ा लेके, ये गधे के जरिए, पोनी के जरिए वहां पे जाते हैं। तो खासा इनएक्सेसिबल एरिया है जिसे इन दहशतगर्दों ने इस खौफनाक चिलिंग हमले के लिए इस्तेमाल किया। और आई विटनेस अकाउंट्स ये बताते हैं, और जो अखबारों में मेंशन है, इंटरनेशनल अखबारों में और खास करके हिंदुस्तान के अखबार में इसकी बहुत सी तफसीलात हैं। आई विटनेस अकाउंट बताते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी, लोग जख्मी थे, कराह रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि गार्डियन की स्टोरी कहती है कि 28 अब तक जो है कंफर्म्ड इसमें डेड बॉडीज हैं। जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं जो हिंदुस्तानी अखबार में रिपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्द थे ये भी कह रहे थे कि 85,000 से ज्यादा सेटलर जो हैं वो आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद, और जाओ मोदी को हमारा पैगाम दे दो। अच्छा, अब इससे पहले कि मोदी को पैगाम दे, कुछ स्क्रीन शेयरिंग में करूं, मुझे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे मैं इसकी करता हूं। क्या हो गया हमारा इसमें, इसमें ये है, आप इसमें देखें कि ये बिल्कुल ये स्टोरी है सबसे पहली, हाँ जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है जो कहती है कि एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट्स इन कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया कॉल्ड द शूटिंग द वर्स्ट अगेंस्ट सिविलियंस इन द रीजन फॉर इयर्स अ टेरर अटैक एंड वाउड टू ब्रिंग द परपिट्रेटर्स टू जस्टिस। अब वो हैं कौन ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है फुट सोल्जर्स को मारने की वो बात नहीं कर रहे। ये बरतानवी ब्रिटिश है पब्लिकेशन गार्डियन, बहुत रिस्पेक्टेड, जो कहती है, इसकी हेडलाइन है At least 28 tourists killed by suspected militants in Kashmir attack. A group of gunmen opened fire on holidaymakers in Indian-controlled region in midst of US Vice President visit to country. यानी जो छुट्टियां गुजारने के लिए टूरिस्ट आए थे उनके ऊपर गनमैन ने फायर खोला एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो मौजूद थे हिंदुस्तान के अंदर। अब यहां पर आप देखिए कि अमेरिका के जो सदर हैं, ट्रंप एक्सटेंड्स डीपेस्ट सिंपैथीज आफ्टर गनमैन किल 20 इन इंडियाज कश्मीर रीजन। Trump vows US stands strong with India against terrorism after Kashmir region shooting। अब इसका मतलब क्या है, अमेरिका क्या करेगा? हिंदुस्तान के साथ सिंपैथी तो उनको है, उन्होंने कंडेम भी किया है। कंडेमनेशन तो यूजुअली एक रूटीन होती है ऐसे मौके पे, लेकिन बड़ी तेजी से ये कंडेमनेशन आई हैं, और वो कह रहे हैं कि हम, यानी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये हेडलाइन आप देखें, ये इंडिया टुडे की है। प्राइम मिनिस्टर cuts short Saudi visit after J&K attack to return by morning sources. Prime Minister Narendra Modi has cut short his 2-day visit to the Saudi Arabia, government sources said, after 26 people were killed. इसमें 26 का फिगर है in a terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam. He will leave for India tonight and arrive by Wednesday morning. अब मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ अपनी ब्रॉडकास्ट के ऊपर। मैं अब इसमें थोड़ा सा आगे चलूँ। जब इसके हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं सऊदी अरब में, वो क्या कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे जो 2 दिन के विजिट के लिए पहुंचे, जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया, उसकी बहुत तफसीलात जो है हिंदुस्तानी अखबार में 1-2 दिन से शेयर हो रही थी। कहा जाता है कि ये पहले हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जद्दा को गुज़िश्ता 40 बरस में विजिट किया। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? गुज़िश्ता 40 बरस में बहुत से हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आए होंगे सऊदी अरब की तरफ, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में यहाँ पर आए, उसके बाद 2019 में आए, ये उनका तीसरा ऑफिशियल विजिट था। जद्दा की इसमें क्या सिग्निफिकेंस है? हम कहाँ जाते रहे हैं? मक्का मदीना तो नहीं जाते रहे होंगे, इसका मतलब फिर रियाद जाते रहे होंगे, लेकिन जद्दा की क्या इसमें सिग्निफिकेंस है ये मुझे किसी अखबार से मिली नहीं है। डिस्कशन का जो उनका जो एजेंडा था, उसमें हिंदुस्तानी पिलग्रिम्स के लिए हज का कोटा वो बढ़ाना चाहते थे। उसके अलावा ट्रेड, और ट्रेड के हवाले से आप देखें कि IMEC का आपने नाम सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन जो कॉरिडोर है, जिसमें इसराइल भी शामिल है, जिसका चर्चा जो कहते हैं कि CPEC का एक अल्टरनेटिव होगा, उस हवाले से गुज़िश्ता 1-2 वर्ष से बात हो रही है। कहते हैं कि ये एजेंडा का एक इंपॉर्टेंट आइटम था। उसके अलावा हिंदुस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट भी एजेंडे का आइटम था। अब क्वेश्चन ये है कि
प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह मौका जरूर मिला कि उन्होंने इस हमले के बाद जब उनकी मीटिंग हुई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस के साथ, तो उन्होंने उस दहशतगर्दी के हवाले से उनको ब्रीफ किया। ताहम रात को प्राइम मिनिस्टर के लिए सऊदी साइड ने और एमबीएस ने जो डिनर रखा था, उसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब उन्होंने अटेंड नहीं किया। वो डिनर अटेंड करके भी निकल सकते थे। मैं समझता हूँ इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। डिनर अटेंड करने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तानी साइड होती तो डिनर जरूर अटेंड करती। अगर ये शहबाज शरीफ होते तो उन्होंने कहना था कि हम क्यों छोड़ें, ये खाना हमारे लिए है, वो जरूर डिनर अटेंड करते। या आसिफ अली जरदारी साहब भी होते, ये लोग डर जाते हैं कि कहीं एमबीएस जो है हमसे नाराज नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और टीम ने डिनर इसलिए अटेंड नहीं किया कि वो ये एक यहाँ मैसेज देना चाहते हैं कि जो हादसा हुआ है जम्मू और कश्मीर में, उसको वो बहुत सीरियसली लेते हैं और वो इस वक्त दुखी हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं परपिट्रेटर्स, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बड़ा सख्ती से उनको डील किया जाएगा। दे विल बी टेकन टू टास्क। अब रिस्पॉन्सिबल इस हमले के लिए कौन है, ये खासा पेचीदा किस्म का मामला है इस स्टेज के ऊपर। जो बैनुल अक़वामी जरीदे और अखबारात हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्डियन है, सीएनबीसी है, सीएनएन है, उन्होंने किसी तरफ इशारा नहीं किया। उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के हवाले से जंगें होती रही हैं, बहुत तलखियां हैं, इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुरेज किया है किसी को नाम देने से। ताहम हिंदुस्तानी अखबार जो है, जैसे इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान टाइम है, उन्होंने ये लिखा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा इंटरनेशनल पेपर्स में लिखा है किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन इंडियन पेपर्स कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से कोई ग्रुप है जिसका वो कहते हैं कि ताल्लुक लश्कर तैयबा एलईटी के साथ है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। उसमें उन्होंने बाज लीडर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी अखबारों में है। न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, सीएनएन में, अल जजीरा वगैरह के अंदर इस किस्म की कोई चीज़ मैंने देखी नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ये एक ऐसे मौके पे हुआ जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, पहला मौका तो है ना कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद सऊदी अरब में मौजूद थे, जहां क्राउन प्रिंस और वहां के प्राइम मिनिस्टर एमबीएस के साथ उनका एजेंडा था, उनकी मीटिंग थी, मीटिंग उनकी हो भी गई। लेकिन दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस 4 दिन के दौरे पे हिंदुस्तान में मौजूद हैं इस वक्त। मंडे को वो पहुंचे थे। मंडे के दिन उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी हुई। उनकी वाइफ जो इंडियन ओरिजिन की हैं, वकील हैं, अटर्नी हैं, दोनों येल यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी। बड़ी कैरिज्मेटिक खातून है, इंप्रेसिव खातून है। ऊषा वैंस भी उनके साथ हैं। और हिंदुस्तानी अखबार बता रहे थे कि उनके बच्चा, जो बेटा है ऊषा का और जेडी वैंस का, उसने कहा मुझे हिंदुस्तान इतना पसंद आया कि मैं तो अब अमेरिका को छोड़ के हिंदुस्तान में ही रहना चाहूंगा। तो ऑप्टिक्स सब देख सकते हैं कि खासे इंटरेस्टिंग है। यूरोपियन अच्छा, जो कॉन्डमनेशन हुई है, ट्रंप की कॉन्डमनेशन तो मैंने आपको दिखा दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और उन्होंने बहुत इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है। यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट हैं, उर्सुला वॉन डर लियन, उर्सुला वॉन डर लियन, ये वॉन होगा या फॉन होगा, उर्सुला वॉन डर लियन जो है, उन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है। उन्होंने कहा ये दहशतगर्दी अनएक्सेप्टेबल है और यूरोपियन यूनियन हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इसे बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है और हिंदुस्तान को अपनी मदद का उन्होंने यकीन दिलाया। अब ये सारे क्या करेंगे हिंदुस्तान की मदद के लिए, ये स्टेज के ऊपर क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये कोई मुझे इतना सादा किस्म का मामला नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई हिकमत अमली होगी। किसकी हिकमत अमली है, कौन किसके साथ यहाँ पर प्ले कर रहा है? बिकॉज जो गनमैन हैं वो तो ज़ाहिर है कराए के टैटू हैं, उनको तो किसी ने इस्तेमाल किया है। इसके पीछे किसका जहन है, मास्टरमाइंड इसका कौन है, मेंटेलिटी क्या है, मकासद यहाँ पे क्या है, वो भी क्लियर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा या जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल परपिट्रेटर्स हैं, तो जाहिर है कि वो 4 5 6 गनमैन की बात नहीं कर रहे जिन्हें हिंदुस्तानी अखबारात ने कहा है कि 5 या 6 थे। वो बात कर रहे हैं कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन। सूरत हाल ये है कि बताया जाता है कि अगस्त 2019 में, 5 अगस्त 2019 में, जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर का जुदागाना और अलग जो स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370, जिसमें उसका एक स्पेशल स्टेटस था, उसे उन्होंने खत्म किया। उसके बाद पहले 4 5 6 महीने तो वहां पे कर्फ्यू की सूरत हाल रही, लेकिन उसके बाद बतदरीज जो रियासत है, वहां के हालात बहुत नॉर्मल और पीसफुल रहे। वहां कहा जाता है कि बहुत ज्यादा टूरिज्म में इजाफा हुआ। सो मच हो कि 2023 तक का जो फिगर है कि 2019 के मुकाबले में टूरिज्म जो पहले 2 मिलियन होती थी साल में या 2.5 मिलियन होती थी, वो बढ़ के 3.3 मिलियन तक जा पहुंची। वैसे ये बहुत ज्यादा वैसे इजाफा नहीं है अगर आप 2.5 मिलियन को कंपेयर करेंगे 3.3 मिलियन से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इल्जाम लगता रहा कि सेटलर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। अभी हिंदुस्तानी अखबारात में लिखा है कि जो दहशतगर्द थे, उन्होंने कहा कि 85,000 से ज्यादा सेटलर जो है वो आबादकार जम्मू कश्मीर की स्टेट में आए। बहरहाल एक रिलेटिव पीस रहा है। जनवरी 2021, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है। जो सीज फायर पुराना था 2003 का, उसको रीइंफोर्स किया जनरल बाजवा ने। प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त इमरान खान थे, लेकिन सारी की सारी ये जो हिंदुस्तान के साथ सीज फायर को री इम्प्लीमेंट किया
वो पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया। उसका सारा इनिशिएटिव और क्रेडिट जो है वो डिप्लोमेटिक सर्कल्स उन्हीं को देते हैं। मुझे याद है इंडियन जो उस वक्त के डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने मुझे ब्रीफ करते हुए कहा था कि सारा इनिशिएटिव और सारा सेहरा जो है इसका जनरल बाजवा में जाता है। ये मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी थी और इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट अगर इसको बैकअप नहीं करेगी या पाकिस्तान इसके ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा तो ये सीज फायर किसी स्टेज के ऊपर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सीज फायर खत्म नहीं हुआ। 21 के बाद अब 4 साल कुछ महीने हो चुके हैं कि सीज फायर ने होल्ड किया है। और जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा तलखियां और टेंशन रही हैं, जो कि मैं आपको बताता रहा हूँ वीलॉग्स में, कि यहाँ पर एक डील और अंडरस्टैंडिंग गई थी जनरल बाजवा और इंडियन काउंटर पार्ट्स में कि असल मसला जो है वो पाकिस्तान का इस्लामिक अफगान ट्राइबल मिलिटेंट्स हैं जो पाकिस्तान के वेस्टर्न या नॉर्थ के बॉर्डर्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। और हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का असल में कोई मसला नहीं है। यहाँ तो मामला सेटल हो चुके हैं। कश्मीर की एक तरह से जब से उसको आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, ये एक अंडरस्टैंडिंग चलती रही है। तो फिर अब क्या हुआ है, इस अंडरस्टैंडिंग को कौन डिस्टर्ब कर रहा है इस स्टेज के ऊपर, मजीद मैं इसमें कमेंट्स करता हूं। पहले ये बता दूं कि जो इस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर हैं कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला, अच्छा अभी तक वैसे जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं। उनको इकट्ठा तो नहीं किया गया, लेकिन अखबारात ने रेफर उनको यही किया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला इज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये टर्म वैसे ठीक नहीं है बिकॉज ही इज नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। उन्होंने कहा कि यह हालिया सालों में होने वाला अपनी नौयत का बहुत बड़ा वाकया है और मजीद इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ये सूरत हाल है। इसकी अभी मजीद तफसीलात हमारे सामने आनी है। वो मैं भी कह रहा हूँ कि लग रहा है इसमें डेथ टोल जो है वो ज्यादा होगा। और क्या तफसीलात आनी है, ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब ये देखें कि 14 फरवरी जब वो कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा वाकया है, इसका कोई कंपेरेबल अगर दहशतगर्दी का वाकया हुआ है इंडियन कंट्रोल कश्मीर में, तो वो 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा में जो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके ऊपर हमला हुआ था, उसके कॉन्वॉय के ऊपर। तो कहते हैं कि 38 जो जवान थे वो उस हमले में मारे गए थे। और उसके बाद बहुत सी इंडिया में कंट्रोवर्सी रही। जैसे हिंदुस्तान के उस वक्त के जो गवर्नर थे, नाम मुझे भूल गया, सीताराम था या पता नहीं उनका क्या नाम था, उन्होंने बाद में जब उन्होंने इंटरव्यूज दिए तो उन्होंने खुद भी इस शक का इजहार किया था कि ये क्लियर नहीं है कि ये हमला पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल था या किसकी मंशा क्या थी, फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया गया था। लेकिन वो चीज़ खासी उसके उस जब वो हमला हुआ था 14 फरवरी 2000 पुलवामा का, तो उसके कुछ दिनों के बाद उस वक्त ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसका बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया जाएगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बड़ा उनका बड़ा एक डिटर्मिनेशन थी। और फिर आपने देखा कि 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने आज़ाद कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रॉपर में केपी के प्रोविंस में एबटाबाद के करीब बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें उस वक्त इंडियन मीडिया या गवर्नमेंट ने ये स्टोरी दी थी कि तकरीबन 200 से 350 मदरसे के स्टूडेंट्स, जिनको कहा गया कि मिलिटेंट हैं, लश्कर तैयबा के हैं, वो उसमें हलाक हुए। ये और बात है कि पाकिस्तानी साइड कहती है उसमें कोई भी नहीं मारा गया। और मेरा भी उस पर रिपीटेडली एनालिसिस ये था कि इंडियंस ने हमला किया ही इस नौयत से था कि वो एक उसका एक इम्पैक्ट हो, मॉरल इम्पैक्ट हो, ऑप्टिक्स हो, उसमें लोग मारे ना जाएं और मजीद जो है वो टेंशन ना बढ़े। और उसका मकसद एक मैसेज कन्वे करना था। पाकिस्तानी साइड से उसका एनालिसिस ये भी था, जिसको हमने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में, प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है। और वो ये है कि इंडियन साइड जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत, वो एक स्ट्रेटेजिक रीसेट चाहती थी रीजन में। एक नया नॉर्म वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसमें है कि जिस तरह से इसराइल जो है एट विल हमले करता रहा लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, एयर स्पेस को जब चाहा उसने पेनिट्रेट किया, इसी तरह से हिंदुस्तान भी एक नया नॉर्म जो है वो रीजन में इस्टेब्लिश करना चाहता था बालाकोट स्ट्राइक में, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, एक दिन के बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, जिसमें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सोर्सेज 2 जहाज हिंदुस्तान के मार गिराए। SU-29 या SU-29 थे, दूसरे मिग थे। मिग तो खैर मिला हमें, लेकिन SU का कोई प्रूफ हमें नहीं मिल सका। हिंदुस्तानी साइड कहती थी कि पाकिस्तानी F-16 मार गिराया गया, वो भी उसका भी कोई प्रूफ आज तक जो है वो नहीं मिल सका। तो उस वक्त ये सिचुएशन थी। अब मोदी जब कहते हैं कि वो इसका बहुत सख्त रिस्पॉन्स देंगे, तो वो सख्त रिस्पॉन्स क्या होगा ये वेडनेसडे मॉर्निंग को हमें पता चलेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि रिस्पॉन्स होगा ज़रूर। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स जो हैं वो मुझे बहुत तेज़ी से बढ़ती यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब कौन चाहता है कि ये टेंशन्स बढ़ें, ये स्टेज के ऊपर बहुत बड़ा एक मौमा है, मिस्ट्री है, कोई इसके बारे में हम क्लियर नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मजीद पॉइंट से देख लीजिए कि इस वक्त हिंदुस्तान एक बड़ी असेंडिंग किस्म की इस सिचुएशन में है। और हिंदुस्तान का कोई
जंग का मूड वूड पाकिस्तान के साथ की तलखियां बढ़ाने का कोई खास नजर नहीं आता, समझ भी नहीं आता, बिकॉज एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का जो एक उन्होंने टाइम पीरियड मुतय्यन किया है ट्रेड रीसेट के लिए, उसमें हिंदुस्तान की कोशिश है कि वो एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन करके अमेरिका के साथ एक नई ट्रेड डील हासिल करें। और जो इस वक्त जेडी वैंस वहाँ पे मौजूद हैं, उसकी एक वजह यह है कि उसके लिए एक स्टेज जो है वो सेट की जा रही है उस नई ट्रेड डील के लिए। इंडियंस उसके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और गवर्नमेंट वर्क इसमें इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा काम इसमें इन्वॉल्व है, बड़ा इनपुट चाहिए। और जेडी वैंस के ट्रिप का दूसरा मकसद यह है कि फजा हमवार की जाए, एक स्टेज सेट किया जाए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इसी साल में क्वाड के समिट के लिए, हिंदुस्तान के विजिट के लिए, जो एक बड़ी चीज होगी। क्वाड जो है वो एक 4 मेंबर कंट्री अलायंस है जो बुनियादी तौर पे चाइना की कंटेनमेंट के लिए है, जिसमें अमेरिका है, हिंदुस्तान है, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो उसके मेंबर हैं। उसका समिट जो है वो हिंदुस्तान में होना है और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट करना है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस क्या हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे उनकी एक टेंशन हो जो एक अननेसेसरी किस्म का इरिटेंट होगा? उनके लिए बड़ा अजीब ही लगता है अगर उन्होंने कोई इस किस्म की थिंकिंग की है, लेकिन यू नेवर नो कि क्या सोचा जा रहा है पाकिस्तान में। अलबत्ता जो शरीफ सरदारी आसिम रजीम है वो पाकिस्तान की तमाम तर 70-80 बरस की जो तारीख है, 77 बरस की, उसमें गालिबन अपनी नौयत की सबसे अनपॉपुलर हुकूमत है। पाकिस्तान की एंटायर हिस्ट्री के अंदर कभी भी इतना कोई अनपॉपुलर रजीम जो है वो देखने में नहीं आया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए 1971 की जंग हारने के बाद 16 दिसंबर से लेकर दिसंबर के आखिर वक्त तक याहिया खान जो है वो इतने अनपॉपुलर थे, जब फौज ही ने उन्हें हटा दिया था। एक ब्रिगेडियर एफपी अली है जो अपना गैरिजन लेकर पहुंच गए थे लाहौर से पिंडी, और उन्होंने मजबूर किया था, वरना याहिया खान की कोशिश थी कि जो बचा कुचा पाकिस्तान है उस पर भी मैं प्रेसिडेंट ही बनूं और किसी तरह से मैं कहानी अपनी चलाऊं आगे। तो ये जो रजीम इस वक्त है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, ये तकरीबन तकरीबन उतना ही गैर पॉपुलर है या उससे भी ज्यादा गैर पॉपुलर है, लेकिन इनका एक बड़ा फर्म कंट्रोल है और ये मसलसल नित नए इश्यूज भी ढूंढते हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। ये तो एक चीज हो गई। अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने चंद दिन पहले जब उन्होंने पूरी दुनिया से पाकिस्तानी डायस्पोरा को बुलाया हुआ था, तो उनसे बात करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से खासे सख्त किस्म के उन्होंने कमेंट्स किए। जब उन्होंने लोगों को ये डिफाइन करने की कोशिश की कि हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के लोग हिंदू हैं, हालांकि हिंदुस्तान में भी खासी बड़ी तादाद में मुसलमान जो हैं वो आबाद हैं, गालबन 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी वहाँ पे होते हैं। मैंने कहा वो हिंदू हैं, हमारा कल्चर मुख्तलिफ, हमारा मज़हब मुख्तलिफ, हमारा खाना पीना मुख्तलिफ। फिर उन्होंने टू नेशन थेरी की बात की जिसके ऊपर हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग ने खासी खप डाली। और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को रीडिफाइन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग उनके ऊपर हमला करें, बिकॉज ये इंडिया पाकिस्तान टेंशंस की शायद लग रहा है कि उनको इस मौके पे पॉलिटिकल ज़रूरत है। जब भी हुकूमतें बहुत गैर मकबूल होती हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ढूंढने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या इस हद तक जो है वो एक एग्रेसिव चीज़ की जा सकती है कि पाकिस्तान इंडिकेट करे और मिलिटेंट्स को यूज़ करे और हिंदुस्तान के अंदर कोई कार्रवाई कर दे जिसके नतीजे में इंडिया पाकिस्तान टेंशन बॉर्डर के ऊपर शुरू हो जाए? ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई इजी कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। माजी में अलबत्ता इस किस्म की बड़ी क्रेडिबल इल्ज़ाम लगते रहे। जब 2015 के दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने एक सडन दफ्तन उन्होंने विजिट किया नवाज शरीफ साहब की पोती धोत्री की शादी में शिरकत के लिए, मरियम नवाज की बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए वो लाहौर आए। तो उनके साथ उनकी पूरी टीम आई। जब वो कहीं से वापस आ रहे थे तो उसके फौरन बाद 5-6 दिन, 25 दिसंबर को वो आए थे पाकिस्तान, 25 दिसंबर 2015 में। और मेरा ख्याल है कि 31 दिसंबर को या यकम जनवरी 2016 को हिंदुस्तान का जो बेस था पठानकोट, उस पर हमला हो गया था। और हिंदुस्तानियों का कम अज़ कम ये कहना था कि ये हमला पाकिस्तान ने इसलिए करवाया है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, कि वो नवाज और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो ताल्लुकात की बेहतरी है उसको वो डिस्टर्ब करना चाहते थे। फिर वो ताल्लुकात की बेहतरी डिस्टर्ब हो भी गई और उसके बाद कभी नरेंद्र मोदी ने किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश है उन्होंने नहीं की। इसी डिफरेंट किस्म की थेरीज भी दी जा सकती हैं, लेकिन फिर अक्टूबर नवंबर मुझे याद है 2016 में चुक्कोठी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर भी इसी तरह से एक इंडियन बेस के ऊपर हमला हुआ। हमने उस वक्त यही समझा कि चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीचेस होने वाली हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी, मेरे ख्याल ये सितंबर की बात होगी, मेरा ख्याल सितंबर की 2016 की, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को वहां पे बोलना है तो इंडियंस ने एक स्टेज सेट किया है एक टेररिज्म का पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन इंडियन डिप्लोमेट्स का और बहुत से अमेरिकन और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स का कहना यह था कि जनरल राहील शरीफ जो है वो उस वक्त अपनी एक्सटेंशन ढूंढ रहे थे नवाज शरीफ को अंडर प्रेशर लाने के लिए, उन्होंने ये टेंशन पैदा करने की कोशिश की थी। अब खुदा ही बेहतर जानता है इसकी हकीकत जो है
अब वो क्या है? अब चूंकि हिंदुस्तानी मीडिया ये कह चुका है कि ये इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा पे से है, रेजिस्टेंस फ्रंट का, और नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। आप कह लें कि अब चंद घंटों में वो पहुंचेंगे दिल्ली। उनके इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह पहले ही श्रीनगर में है, इंडियन आर्मी भी वहां बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच के इसके हवाले से क्या अहकाम देते हैं, वो क्या पोजिशन इख्तियार करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। और ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद हैं, पुतिन कह रहे हैं हम हिंदुस्तान के साथ हमदर्दी करते हैं, और यूरोपियन यूनियन को हमदर्दी का एहसास दिला रहा है, ये अगले 24 घंटे में क्लियर होगा। और ये जो एक्शंस और रिएक्शन होंगे, इन्हीं से हम बेहतर तौर पे समझ सकेंगे कि इसके लिए असल में कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पॉलिटिकल साइंस में एक पैराडाइम है, हु बेनिफिट्स, एक ग्रीक टर्म है, हु बेनिफिट्स, कि इसका फायदा कौन उठाता है, उससे हमें पता चलेगा कि मामला क्या है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।